हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आरएनसीसी नर्सिंग ऑनलाइन कोचिंग एंड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में। मैं विपिन ईएसआईसी दिल्ली से आप सभी के लिए आज एक इम्पोर्टेंट सेशन लेके आया हूं, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम नॉर्सेट के लिए जो है टोटली जो है सेशन रहने वाला है। ठीक है, तो इस सेशन में हम क्या करेंगे? इस सेशन में हम ये करेंगे कि जो भी हम एमसीक्यू सोल्व करेंगे, पहली बात तो वो एक पीवाईक्यू होगा नॉर्सेट का। ठीक है, और दूसरी बात, उस पीवाईक्यू से जितने भी रिमेनिंग एमसीक्यूज बनेंगे आपके उस टॉपिक में से, उन सभी को हम क्या करेंगे, यहाँ पे सोल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एटलीस्ट जो हम पढ़ रहे हैं उस टॉपिक में से वापस से दोबारा कोई एग्जाम में एमसीक्यू आता है तो वो आपसे जो है मिस नहीं होना चाहिए, या फिर ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये एमसीक्यू तो कभी किसी ने पढ़ाया नहीं है। ठीक है, तो हम वो पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, आपको बेस्ट टू बेस्ट आपको यहाँ पे देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इस एक सेशन में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, नोटबुक लेके बैठना है और क्लास को जो है कंप्लीट करना है। ठीक है, टिल एंड आपको यहाँ पे सेशन देखना है। ठीक है, और इस सेशन के रिगार्डिंग किसी भी प्रकार की आपको क्वेरीज हो, या फिर किसी भी प्रकार को आपको कुछ बताना हो कि सेशन में थोड़े और ज़्यादा एमसीक्यूज यहाँ पे ऐड कीजिए, या फिर जो है एक्सप्लेनेशन का तरीका है उसको शॉर्ट कीजिए, या फिर अच्छा है तरीका, नहीं अच्छा है तरीका, मतलब किसी भी प्रकार का फीडबैक जो है आप प्लीज़ हमें जो है बताइएगा। तो उससे क्या होगा, हमें जो है और ज़्यादा इंप्रूव करने में मदद मिलेगी। ठीक है, और इसके अलावा एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, नॉर्सेट के लिए जो है टेस्ट सीरीज वगैरह जो है अपने ऐप के ऊपर जो है लॉन्च कर दी गई है। ऐप का नाम है आरएनसीसी ऐप, आपको यहाँ पे प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। ठीक है, और या फिर आप जो है किसी प्रकार की क्वेरीज के लिए आप हमारे सपोर्टिव नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जो कि आपको नीचे शो हो रहे होंगे। सो आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगे। तो शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को बिना किसी देरी के। ठीक है, नॉट सेट ओरिएंटेड कंप्लीट सेशन रहने वाला है। ठीक है, टिल एग्जाम ये जो सेशन है, ये जो क्लासेस है आपकी रहने वाली है। तो शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। एमसीक्यू है अपना। During an internal examination of a laboring patient, the nurse notes that the cervix is thick, edematous, and hangs loosely like a curtain. These findings are characteristic of which type of abnormal uterine action? तो ये जो फाइंडिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, फाइंडिंग कैसी है कि पेशेंट किस में है, लेबरिंग में है, और नर्स नोट करती है कि सर्विक्स के साथ थिक है, एडेमेटस है, और वो फ्रीली हैंग कर रहा है। ठीक है, लाइक ए कर्टन। तो ये जो फाइंडिंग है आपको कौन से टाइप के एबनॉर्मल यूट्राइन एक्शन में आपको ऐसा देखने को मिलता है? हाइपोटोनिक यूट्राइन इनर्टिया, precipitated labor, spastic lower segment, normal uterine contractions. So, during an internal examination of a laboring patient, the nurse notes that the cervix is thick, edematous, and hangs loosely like a curtain. These findings are characteristic of which टाइप ऑफ abnormal यूट्राइन एक्शन? तो ये जो आपको क्लिनिकल प्रेजेंटेशन बताया गया है, ये किसका क्लासिक साइन है? ये आपका है एक लेबर की एब्नॉर्मलिटी को ये आपको ये क्या करता है, बताता है। तो यहाँ पे देखो, थिक है, एडमेटस सर्विक्स है। ठीक है, जो कि हॉलमार्क साइन होता है किसका? स्पास्टिक लोअर सेगमेंट का। ठीक है, तो यूट्राइन एक्शन कौन सा यहाँ पे लोअर यूट्राइन एक्शन होगा? तो स्पास्टिक लोअर सेगमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है इनकोऑर्डिनेटेड होना, इनकोऑर्डिनेट, incoordinate and hypertonic contractions prevents effective and progressive cervical dilation। ठीक है, तो मतलब क्या है कि जो स्पास्टिक लोअर, अगर आपका यूट्राइन जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट है उसमें स्पास्टिकनेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से एक तो इनकोऑर्डिनेशन आपको देखने को मिलेगा, सेकंड आपको जो है हाइपरटोनिक कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो आपका प्रॉपर तरीके से जो प्रोग्रेस है सर्वाइकल डायलेशन का, वो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से इफेक्टिव नहीं हो पाएगी। ठीक है, इसको ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है, जिसकी वजह से सर्विक्स आपको कैसा मिलता है? थिक मिलता है, एडेमेटस मिलता है, और लूजली हैंग करता हुआ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है लाइक ए कर्टेन। ठीक है, प्रॉपर तरीके से यहाँ से सर्वाइकल डायलेशन आपको नहीं देखने को मिलेगा, प्रॉपर तरीके से प्रोग्रेसिवनेस आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलती है। कंडीशन क्या रहेगा? स्पास्टिक लोअर सेगमेंट।
नेक्स्ट देखिए हाइपोटोनिक यूट्राइन इनर्शिया, ठीक है। तो हाइपोटोनिक हाइपोटोनिक का मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या है, वीक और इनफ्रीक्वेंट कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, वीक एंड इनफ्रीक्वेंट कॉन्ट्रैक्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और कॉन्ट्रैक्शंस कैसे हैं यहाँ पे, हाइपोटोनिक मतलब साथ में जो है कॉन्ट्रैक्शंस कैसे हैं, स्लो है, ठीक है। बट यहाँ पे देखो आपको एडेमेटस कंडीशन नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए प्रेसिपिटेटेड लेबर का मतलब क्या है यहाँ पे, एक्सट्रीमली रैपिड सर्वाइकल डायलेशन, एक्सट्रीमली रैपिड सर्वाइकल डायलेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, वो होता है प्रेसिपिटेटेड लेबर। नॉर्मल लेबर में आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, ठीक है। अगर यहाँ पे नॉर्मल होता तो इसका मतलब यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, आपको इफेसमेंट देखने को मिलता। इफेसमेंट का मतलब क्या होता है, सर्वाइकल इफेसमेंट का मतलब क्या होता है, सर्विक्स यहाँ पे जो है आपको उसकी थीनिंग देखने को मिलती, ना कि आपको यहाँ पे सर्विक्स यहाँ पे थिक नहीं देखने को मिलता। कैसे मिलता, थीनिंग मिलती है अगर नॉर्मल आपका यहाँ पे जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, साथ में, ठीक है, डायलेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्टेज यहाँ पे जो है डायलेशन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये था आपका राइट आंसर, क्या है, स्पास्टिक लोअर सेगमेंट, ठीक है। अब और कौन कौन से क्लिनिकल फीचर होते हैं स्पास्टिक लोअर सेगमेंट के, स्पास्टिक लोअर सेगमेंट क्लिनिकल फीचर्स, इसमें मोस्ट कॉमन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, एक तो पेन। पेन यहाँ पे क्या है, मोस्ट कॉमन है, मतलब अनबियरेबल पेशेंट में पेन देखने को मिलता है, जो कि रेडिएट होता है कहाँ पे, बैक साइड में, ठीक है। नेक्स्ट वन, यूट्रस पे कैसा इफेक्ट पड़ता है, यूट्रस कैसा होता है यहाँ पे, टेंडरनेस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, और टेंस देखने को मिलता है बिटवीन कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है। इसकी जो बेसल टोन होती है वो हाई होती है, मोर देन 20 mmHg की, इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे बेसल टोन देखने को मिलती है। नेक्स्ट इफेक्ट पड़ता है इसका सर्विक्स पे, सर्विक्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, सर्विक्स कैसा होता है, थिक होता है, एडेमेटस होता है, और आपको यहाँ पे कैसे देखने को मिलता है, हैंग्स लाइक ए कर्टेन, जो कि आपको क्वेश्चन में मिला था। देखिए अब इस टॉपिक में से जो भी आपको एमसीक्यू मिलेगा वो आप आसानी से आंसर कर सकते हो, तो इसको समझाने का पर्पज यही है। नेक्स्ट वन देखिए, फीटस पे कैसा इफेक्ट पड़ेगा, फीटस पे पड़ेगा फीटल डिस्ट्रेस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। और आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, प्लेसेंटल इंसफिशियंसी, लास्ट आपका है मैटरनल इफेक्ट, ठीक है। तो फीमेल में आपको क्या देखने को मिलेगा, इतने ज़्यादा सीवियर कॉन्ट्रैक्शंस के केस में उसको क्या होगा, डिहाइड्रेशन की कंडीशन रहेगी यहाँ पे, और पेशेंट जो है कीटोसिस के अंदर जा सकता है, ठीक है। ये यहाँ पे दोनों की कंडीशन क्या होती है, बहुत कॉमन होती है। और ये टॉपिक जो था आपका वो क्या था, स्पास्टिक लोअर यूट्राइन सेगमेंट इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस एमसीक्यू। राइट आंसर जो रहेगा अपना वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट एमसीक्यू, a 28-year-old woman at 10 weeks of gestation present to the emergency department. She report a sudden gush of vaginal bleeding followed by the passage of tissue and clots. She stated that her cramping and bleeding have significantly decreased since then. On examination, which finding would most strongly suggest a complete miscarriage? तो कौन सी फाइंडिंग जो आपको इसे देखने को मिलेगी वो एक मोस्ट स्ट्रांगली सजेस्ट करेगी जो मिसकरेज जो है वो कंप्लीट मिसकरेज का एग्जाम्पल है, या फिर आपको ऐसी क्या फाइंडिंग मिलेगी, जो देखो 28 ईयर ओल्ड वुमन है,
10 वीक जेस्टेशन पे है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आई है, सडन गश ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग उसको देखने को मिला है, कुछ टिश्यू कुछ क्लॉट्स उसको जो है देखने को मिले हैं। बट अभी जो है क्या हो रहा है, ठीक है, क्रैम्प्स है बट ब्लीडिंग जो है सिग्निफिकेंटली क्या हुई है, डिक्रीज हुई है जब से तब से उसमें ऐसा स्टार्टिंग हुआ था, बट अभी जो है ब्लीडिंग कम है। कौन से एग्जामिनेशन से आपको ऐसा लगेगा कि मोस्ट स्ट्रांगली सजेस्ट करेगा कंप्लीट मिसकैरेज को? ऑप्शन है आपके, एन ओपन सर्वाइकल ओएस विद विजिबल प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, a closed cervical OS and an empty uterus on ultrasound, persistent heavy bleeding with a dilated cervix, absence of fetal head tone with a closed cervix and retained fetus. तो देखिए क्या रहेगा अपना यहाँ पे आंसर, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसको देख के आपको लगता है कि यहाँ पे जो है कंप्लीट मिसकैरेज हुआ है, ठीक है, और ये जो है पीवाईक्यू है, पूछा जा चुका एमसीक्यू है, तो ठीक है अपना कंसर्न जो रहेगा वो अपने पीवाईक्यूज पे ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि पीवाईक्यू से जो है नेक्स्ट आपके एमसीक्यू बनने के जो चांसेस है वो यहाँ पे खूब सारे होते हैं। तो देखिए पूछा गया आपसे कंप्लीट मैस्करेज, कंप्लीट मैस्करेज का मतलब क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन है वो सब क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। सो ऑल प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन, ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन को आप क्या समझोगे, फीटस भी समझोगे, प्लेसेंटा भी समझोगे और मेम्ब्रेन्स भी समझोगे, ठीक है, इन सब का क्या हो जाना, एक्सपेल्ड आउट हो जाना, ठीक है, फ्रॉम द यूट्रस, ठीक है। तो इसका की फीचर्स क्या क्या होते हैं, तो देखो आफ्टर द एक्सपल्शन, ठीक है, आफ्टर एक्सपल्शन जो यूट्राइन कॉन्ट्रक्शन है, ठीक है, यूट्राइन कॉन्ट्रक्शन है और जो ब्लीडिंग है, ये दोनों ही क्या हो जाते हैं, सबसाइड हो जाते हैं। भाई जब एक्सपेल आउट हो चुका है, अभी आपके यूट्रस में कुछ है ही नहीं, उसको एक्सपेल आउट करने के लिए तो यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट क्यों करेगा, ठीक है, ब्लीडिंग भी वहां पे क्यों होगा, तो यही आपको पूछा गया है। सी स्टेट दैट हर क्रैम्पिंग एंड ब्लीडिंग हैव सिग्निफिकेंटली डिक्रीज सिंस देन, ठीक है, तो मतलब ये दोनों क्या होने लगेंगे, सबसाइड होने लगेंगे। जो यहाँ पे पेन हो रहा था वो भी यहाँ पे क्या होने लग जाएगा, अपने आप ही रिजोल्व होने लग जाएगा, ठीक है। इन सब के होने के बाद में क्या होगा, आपका जो सर्विक्स है वो वापस से कैसा आ जाएगा, क्लोज स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे चीज़ थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सर्विक्स यहाँ पे कैसा हो जाएगा, ठीक है, आफ्टर द एक्सपल्शन यूट्राइन कॉन्ट्रक्शन एंड ब्लीडिंग सबसाइड हो जाएगी, पेन रिजोल्व हो जाएगा, सर्विक्स जो है वो कैसा रहेगा, यहाँ पे क्लोज रहेगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका, क्लोज सर्विक्स ओवस एंड एन एम्प्टी यूट्रस ऑन अल्ट्रासाउंड, ठीक है। बेस्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अल्ट्रासाउंड आप कौन सी यहाँ पे अल्ट्रासाउंड करोगे, सो ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड हमें यहाँ पे करनी होगी, ठीक है, ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड आपको यहाँ पे करनी होगी। तो ये क्या करता है, कंफर्म करता है डायग्नोसिस को, ठीक है, जिसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, यूट्रस जो है वो एम्प्टी मिलेगा, ठीक है, केवल वहां पे एंडोमेट्रियल लाइनिंग आपको देखने को मिल सकती है, बस बाकी यूट्रस जो है कंप्लीट आपको एम्प्टी मिलेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए ऑप्शन ए क्या कह रहा है, ओपन सर्वाइकल ओवस विद विजिबल प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन, ठीक है, अगर सर्वाइकल ओवस कैसा हो, ओपन हो और वहाँ पे विजिबल प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन आपको देखने को मिल रहा है, इसका मतलब ये कैसी कंडीशन है, ये क्या सजेस्ट करता है, ये करता है इनकम्प्लीट और इनएविटेबल अबॉर्शन। नेक्स्ट देखिए परसिस्टेंट हैवी ब्लीडिंग, तो परसिस्टेंट हैवी ब्लीडिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलता है इनकम्प्लीट अबॉर्शन के अंदर। परसिस्टेंट हैवी ब्लीडिंग क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन जो है अभी भी अंदर हो, फॉर एग्जांपल प्लेसेंटा का कोई रिटेन टिश्यू जो अंदर रह गया, ठीक है, एब्सेंस ऑफ फीटल हार्ट टोन विथ ए क्लोज्ड सर्विक्स एंड रिटेन फीटस, ठीक है। तो ये अगर यहाँ पे हार्ट टोन कैसी एब्सेंस है, ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे क्लोज सर्विक्स एंड रिटेन फीटस ये आपको किसके बारे में बताता है, ये आपको बताता है मिस्ड अबॉर्शन के बारे में।
तो यहाँ पे अपना जो है आंसर वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो अपना करेक्ट आंसर रहेगा। सो इस एमसीक्यू में आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट एमसीक्यू, following fertilization and cleavage, the blastocyst differentiate into two distinct cell type. Which group of cell is responsible for forming the placenta? ठीक है, फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन एंड क्लीवेज, ब्लास्टोसिस्ट का जो है दो टाइप की डिस्टिंक्ट सेल ऑफ टाइप में क्या होता है, डिवाइड होता है, डिफरेंशिएट होता है। ठीक है, तो कौन सा ग्रुप ऑफ सेल जो है वो रेस्पॉन्सिबल होता है प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करने के लिए? एम्ब्रियोब्लास्ट, ब्लास्टोमियर, ट्रोपोब्लास्ट और जोना पेलिसोडा। ठीक है, तो देखो ब्लास्टोसिस्ट का डिफरेंशिएशन किस किस में होता है, तो एक होता है आपका ट्रोपोब्लास्ट में, ठीक है, एक होता है आपका ट्रोपोब्लास्ट में। ट्रोपोब्लास्ट में जो है फॉर्म्स, ट्रोपोब्लास्ट फॉर्म्स द प्लेसेंटा एंड कोरियन। सेकंड वन इज एम्ब्रियोब्लास्ट, सेकंड वन इज एम्ब्रियोब्लास्ट। एम्ब्रियोब्लास्ट forms the embryo and yolk sac. Next one is blastomere. ब्लास्टोमियर्स जो है एक इंडिविजुअल सेल होती है, ठीक है, जो कि क्लीवेज से आपको यहाँ पे बनती हुई देखने को मिलती है। ठीक है, फॉर्म्ड बाय क्लीवेज ऑफ द जाइगोट। नेक्स्ट वन इज जोना पेलिसुडा। ये क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन सेल है, ठीक है, इसका जो है शेडिंग देखने को मिलता है बिफोर इम्प्लांटेशन। तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो अपना करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, ट्रोपोब्लास्ट सेल जो है किसको बनाता है, प्लेसेंटा को बनाएगा और कोरियन को बनाएगा। ठीक है, तो फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन इन क्लीवेज द ब्लास्टोसिस्ट डिफरेंशिएट इनटू टू डिस्टिंक्ट सेल पॉपुलेशन, ठीक है, या फिर टू डिस्टिंक्ट सेल टाइप। द ट्रोपोब्लास्ट सेल आर रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग द प्लेसेंटा। तो ठीक है, ट्रोपोब्लास्ट जो है एक आउटर लेयर होता है इसका, ब्लास्टोसिस्ट का। ठीक है, तो ये या फिर आप कह सकते हो कि ट्रोपोब्लास्ट जो होती है ऐसी सेल्स होती है जो कि आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टोसिट्स को क्या करती है, फॉर्म करती है। ठीक है, फिर आगे ये जाके डिफरेंशिएट होती है साइटोट्रोपोब्लास्ट में और सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट में। ठीक है, फिर वो जो है एंडोमेट्रियम में क्या होती है, इन्वेड होती है। ठीक है, और प्लेसेंटा और कोरियन बनता है। ठीक है, राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट एमसीक्यू, a client's positive home pregnancy test indicate the presence of a specific hormone produced shortly after successful implantation. The nurse identify this hormone as। तो देखिए एक क्लाइंट है जिसमें क्या है, पॉजिटिव होम प्रेगनेंसी टेस्ट जो उसने किया था वो कैसा है, पॉजिटिव है। प्रेजेंस ऑफ ए स्पेसिफिक हार्मोन प्रोड्यूस शॉर्टली आफ्टर सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन, की ऐसा हार्मोन जो है सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन के टाइम पे आपको ऐसा आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, प्रोडक्शन देखने को मिलता है। तो नर्स जो है इस हार्मोन को क्या आइडेंटिफाई करेगी, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एचसीजी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन। राइट आंसर क्या रहेगा आपका, तो देखिए राइट आंसर जो रहेगा अपना वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन। ठीक है, एचसीजी। ठीक है, तो ऐसा हार्मोन है जो डिटेक्ट होता है यहाँ पे यूरिन में। ठीक है, यूरिन से पहले ब्लड में होता है, ब्लड के बाद में एक दो दिन बाद में आपके यूरिन में देखने को मिलता है।
ठीक है, यूरिन एंड ब्लड। ठीक है, तो ये जो है प्रोड्यूस किससे होता है? प्रोड्यूस बाय ट्रोपोब्लास्ट। ठीक है, प्रोड्यूस बाय ट्रोपोब्लास्ट सेल। और ये सेल्स क्या करती है? प्लेसेंटा डेवलपिंग सेल्स होती है। ठीक है, इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन जो है ये क्या शुरू हो जाता है? प्रोडक्शन इसका आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो प्राइमरी रोल जो है एचसीजी का वो क्या करता है? प्राइमरी रोल क्या काम करता है इसका? मेंटेन करता है कॉर्पस ल्यूटियम को। ठीक है, इट मेंटेन कॉर्पस ल्यूटियम। तो ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है? सीक्रेट करता है प्रोजेस्टेरॉन को। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है जो अर्ली प्रेगनेंसी को सस्टेन करने के लिए काम में आता है। ठीक है, प्रेगनेंसी को सस्टेन या फिर प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए काम में आता है। अब बाकी के जो अदर हॉर्मोन्स है, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, ठीक है, ये आपके जो हॉर्मोन्स है, एलएच हॉर्मोन्स वगैरह, ये सब आपके यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपको ज़्यादा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बट ये जो है प्रेगनेंसी को जो स्टैंडर्ड प्रेगनेंसी टेस्ट है जहाँ पे आपको कंफर्म किया जाता है भाई प्रेगनेंसी है कि नहीं है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आपका ह्यूमन कोरोनिक गॉर्नियोट्रोपिन वहाँ पे आपका जो है करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू। In the communication process, what is the term for the medium through which a message is sent? तो देखिए कम्युनिकेशन प्रोसेस है, सो व्हाट इज द टर्म फॉर द मीडियम? ठीक है, हम उस मीडियम के लिए कौन सी टर्म को हम यहाँ पे यूज में लेंगे? थ्रू विच ए मैसेज इज सेंड। ठीक है, जिससे हम एक मैसेज को सेंड करते हैं। ठीक है, इस मीडियम को हम किस टर्म से हम यहाँ पे नोट करेंगे? सेंडर, रिसीवर, फीडबैक और चैनल। तो देखिए जो कम्युनिकेशन प्रोसेस होती है वहाँ पे सेवरल की एलिमेंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब इनमें जो है कम्युनिकेशन प्रोसेस है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कौन सा मीडियम है जिससे हम क्या करते हैं? मैसेज को सेंड करते हैं। ये होता है क्या? चैनल। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो चैनल एक प्रकार से मोड है या फिर मैं कहूँ कि मीडियम है जो हम मैसेज को ट्रांसमिट करने के लिए यूज में लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अभी आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो ये अब मेरा चैनल क्या हो गया? मैं वर्ड्स को यहाँ पे स्पीक कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा चैनल क्या है? पढ़ाने का स्पोकन है। ठीक है, या फिर मैं यहाँ पे लिख के आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरा चैनल क्या बन गया? यहाँ पे रिटर्न टेक्स्ट मेरा यहाँ पे चैनल बन गया। ठीक है, या फिर कोई नॉन वर्बल गेस्चर मेरा चैनल बन सकता है। ठीक है, आप मेरे सामने बैठे हो और मैं वहाँ पे नॉन वर्बल गेस्चर वहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ तो मेरा चैनल क्या है? नॉन वर्बल चैनल है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इन विच मैसेज इज सेंड, मैसेज आप किस में सेंड कर रहे हो वो आपका क्या है? चैनल होता है। ठीक है, सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। तो देखो कम्युनिकेशन प्रोसेस में कितने एलिमेंट्स होते हैं? टोटल 5 एलिमेंट्स होते हैं। टोटल 5 एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज सेंडर। सेंडर किसको कहते हैं? जो इनिशिएट करता है कम्युनिकेशन को। सेकंड वन इज मैसेज। ठीक है, इसमें क्या रहती है? इंफॉर्मेशन रहती है। इंफॉर्मेशन बीइंग सेंट। थर्ड वन कौन सा है? चैनल। चैनल में जो हम मीडियम यूज में लेते हैं वो, ठीक है, मीडियम हमने कौन सा यूज में लिया है? ठीक है, स्पीच, रिटन, ठीक है, गेस्चर एटसेट्रा। ठीक है, टचिंग। ओके, डी में क्या आएगा? रिसीवर। रिसीवर का क्या मतलब हो गया? पर्सन हु इंटरप्रेट द मैसेज। नेक्स्ट वन इज क्या होता है? फीडबैक।
फीडबैक का मीनिंग क्या हो गया कि रिसीवर जो है इसका रेस्पॉन्स कैसा है। ठीक है, रिसीवर्स रेस्पॉन्स टू द मैसेज। राइट आंसर क्या रहेगा आपका यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी जो है वो अपना करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू। A 65-year-old male patient is recovering from cardiac surgery. On the third post-operative day, he became restless, anxious, and experienced vivid visual hallucination. The nurse suspect delirium. What is the most crucial initial nursing action? तो देखिए 65 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट है, रिकवर कर रहा है कार्डियक सर्जरी से, और थर्ड पोस्ट ऑपरेटिव डे पे वो जो पेशेंट है वो कैसा हो रहा है? रेस्टलेसनेस उसमें देखने को मिल रहा है, एनजियस हो रहा है और एक्सपीरियंस कर रहा है वो विविड विजुअल हेलुसिनेशंस उसमें आपको देखने को मिल रहे हैं। नर्स सस्पेक्ट डेलीरियम। नर्स क्या यहाँ पे सस्पेक्ट करती है? डेलीरियम यहाँ पे सस्पेक्ट करती है। सो व्हाट इज द मोस्ट क्रूशियल इनिशियल नर्सिंग एक्शन? इस कंडीशन में जो है मोस्ट क्रूशियल नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा? डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग एंड कंटिन्यू रूटीन मॉनिटरिंग, administer the patient prescribed pain medication, assess for potential underlying cause such as hypoxia or electrolyte imbalance, encourage the family to stay with the patient continuously. तो देखिए कंडीशन आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है पोस्ट ऑपरेटिव डिलीरियम की कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इमीडिएट आपका जो है इनिशियल नर्सिंग एक्शन जो है क्या रहना चाहिए? ठीक है, ताकि हम क्या कर सकें, इसको प्रॉपर्ली जो है इसको इमीडिएटली इन्वेस्टिगेट कर सकें और इसके जो कॉज हैं उसको हम क्या कर सकें? रिवर्स कर सकें। ठीक है, सो मोस्ट क्रिटिकल एक्शन जो है आपका यहाँ पे क्या रहेगा कि ऐसा हुआ क्यों है? ठीक है, जिससे जो है ये कंडीशन ट्रिगर हो सकती है। ठीक है, हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर रहेगा। असेस फॉर पोटेंशियल अंडरलाइंग कॉज सच एज हाइपोक्सिया, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। ठीक है, इनकी वजह से भी जो है डिलेरियम की कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो हाइपोक्सिया हो गया, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया। इसके अलावा और मैं बात करूँ तो यहाँ पे इन्फेक्शन को मैं ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, इन्फेक्शन की वजह से भी ऐसा देखने को मिल सकता है। पेशेंट को क्रॉनिक या फिर सीवियर पेन की कंडीशन हो, तो ये सारी चीज़ें क्या करती है? ट्रिगर करती है डिलीरियम को, या फिर मैं कहूँ पोस्ट ऑपरेटिव डिलीरियम को। तो प्रॉपर जो असेसमेंट हो वही यहाँ पे बेस्ट रहता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए कॉमन कॉजेज क्या क्या है इसमें। देखो यहाँ पे और क्या आपको देखने को मुश्किल है। देखो यहाँ पे हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया आपका देखने को मिलता है मेटाबॉलिक कॉज के अंदर। तो देखो फर्स्ट वन कॉज जो होता है वो होता है मेटाबॉलिक। मेटाबॉलिक में क्या क्या देखने को मिलेगा आपको? हाइपोक्सिया की कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। भाई मैं क्या पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे? मैं पढ़ा रहा हूँ कॉज फॉर पोस्ट ऑफ डिलेरियम। ठीक है, क्या क्या कोज होते हैं? तो यहाँ पे हाइपोक्सिया हो गया, इसके अलावा हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, और क्या देखने को मिलेगा? तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, जो कि क्वेश्चन में लिखा गया है, ऑप्शन में लिखा गया आपके। सेकंड जो कोज है वो है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन में न्यूमोनिया, यूटीआई या फिर कोई सर्जरी यहाँ पे हुई है तो वुंड इन्फेक्शन हो गया, तो वो सब। नेक्स्ट वन इज मेडिकेशन। ठीक है, मेडिकेशन से जैसे एनेस्थेसिया मेडिकेशन, इसके अलावा ओपियोइड्स, इसके अलावा बेंजोडाइजिपिन्स, ये भी क्या करवाती है? डिलीरियम कोज करवाती है। फोर्थ पे क्या आता है? सी कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम। इसमें जैसे मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन की कंडीशन हो गई हो, पेशेंट में हार्ट फेलियर की कंडीशन हो गई हो, तो आपको जो है डिलीरियम की कंडीशन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट एनवायरमेंटल कोज, फॉर एग्जांपल स्लीप डेप्रिवेशन। ठीक है,
स्लीप डिप्रिवेशन की कंडीशन हो तो भी डिलीरियम जैसे आपको देखने को मिल सकता है। सो यहाँ पे बेसिकली कॉजेज हमने पढ़े हैं फॉर पोस्ट ऑपरेटिव डिप्रेशन। राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी जो है वो अपना करेक्ट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट एमसीक्यू। A nurse is assessing a 75-year-old client with a new diagnosis of dementia. Which of the following etiological factor is considered a potentially reversible cause of this condition? तो देखिए नर्स असेस करती है एक 75-year-old क्लाइंट को जिसमें क्या डायग्नोस हुआ है, न्यूली यहाँ पे जो है डिमेंशिया डायग्नोस हुआ है। व्हाट इज द फॉलोइंग ईटियोलॉजिकल फैक्टर, यहाँ पे जो है कौन सा फॉलोइंग ईटियोलॉजिकल फैक्टर है जो कंसिडर किया जाएगा पोटेंशियल रिवर्सिबल कॉज ऑफ दिस कंडीशन? अल्जाइमर डिजीज, हंटिंगटन कोरिया, थियामिन डिफिशियंसी और पिक्स डिजीज। ऐसा कौन सा कोज है, ऐसा कौन सा एटियोलॉजिकल फैक्टर है जिसको हम पोटेंशियली रिवर्स कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, और जिसकी वजह से डिमेंशिया भी कोज होता है? तो देखिए यहाँ पे जो दो कंडीशन आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, एक कंडीशन है, सबसे पहले हम बात करते हैं इन कंडीशंस के बारे में। तो कंडीशन है, एक है रिवर्सिबल डिमेंशिया या फिर रिवर्सिबल कोज। सेकेंड वन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है इरिवर्सिबल कोज। रिवर्सिबल कोज में आपको क्या देखने को मिलेगा? कोई विटामिन की डिफिशियंसी हो गई हो, ठीक है, और मोस्ट कॉमन विटामिन यहाँ पे कौन सा देखने को मिलता है जिसकी डिफिशियंसी होती है? राइट आंसर थियामिन। सो अपना इस एमसीक्यू में आंसर भी कौन सा करेक्ट रहेगा? थियामिन, ठीक है। सो थियामिन डिफिशियंसी की वजह से जो डिमेंशिया अगर होता है तो वो कौन सा होगा? रिवर्सिबल डिमेंशिया आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन रिवर्सिबल में और हम देखें तो क्या आएगा? इन्फेक्शन। इन्फेक्शन में मोस्ट कॉमन मेनिंजाइटिस। नेक्स्ट वन इज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई हिपेटिक प्रॉब्लम है, हिपेटिक एंसेफेलोपैथी की कंडीशन हो गई है। नेक्स्ट वन इज एंडोक्राइन डिसऑर्डर। ठीक है, फॉर एग्जांपल माइग्जेडिमा। नेक्स्ट वन इज इंटॉक्सिकेशन। ठीक है, कोई फॉर एग्जांपल एल्कोहल इंटॉक्सिकेशन। चलिए अब हम बात करते हैं इरिवर्सिबल कॉज की, भाई रिवर्सिबल कॉज कौन से होते हैं। सो फर्स्ट वन, ऑप्शंस आपके जो सारे बचे हुए हैं तीनों ऑप्शंस लिख सकते हैं हम यहाँ पे। अल्जाइमर्स डिजीज, पिक्स डिजीज, हंटिंगटन डिजीज, इसके अलावा पार्किंसन डिजीज, एंड लास्ट मल्टी इन्फ्राक्ट डिमेंशिया। ये सारे के सारे कैसे होते हैं? इरिवर्सिबल कॉज हैं डिमेंशिया के, ठीक है। तो थियामिन डिफिशियंसी एक प्रकार से न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी होती है जिसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलता है? कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, ये कॉग्निटिव इंपेयरमेंट देखने को मिलता है, इसको हम क्या कर सकते हैं? रिवर्स कर सकते हैं अप्रोप्रिएट विटामिन सप्लीमेंटेशन देके। बाकी अल्जाइमर, हंटिंगटन, पिक्स डिजीज है, ये सारी की सारी कैसी कंडीशन है? न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स में आपको ऐसा देखने को मिलता है जिसकी वजह से कंडीशन और ज़्यादा प्रोग्रेसिव होती जाएगी और इरिवर्सिबल ब्रेन डैमेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। राइट आंसर क्या रहेगा आपको यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी जो है अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू। A nurse is preparing a patient with pancreatic cancer for surgery. The patient has a compromised nutrition status. Which medication is commonly prescribed in conjunction with high protein diet to aid digestion?
and improve nutritional absorption pre-operatively। तो देखिए पूछा गया है, एक नर्स जो है वो प्रिपेयर कर रही है एक पेशेंट को, पैनक्रेटिक कैंसर है उसको, सर्जरी के लिए। पेशेंट हैज़ ए कॉम्प्रोमाइज्ड न्यूट्रिशन, पेशेंट में क्या है, कॉम्प्रोमाइज्ड न्यूट्रिशन स्टेटस है। विच मेडिकेशन इज कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड इन conjunction with a high protein diet to aid digestion and improve nutritional absorption preoperatively? Pancreatic enzyme, broad spectrum antibiotic, beta blocker, loop diuretics। क्या होगा अपना यहाँ पे आंसर? तो देखिए पेशेंट को कंडीशन क्या है, पैनक्रेटिक कैंसर की कंडीशन है। पैनक्रेटिक कैंसर जब होता है या फिर यहाँ पे क्या कंडीशन है, ट्यूमर है कोई, ठीक है, इसकी वजह से क्या हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन आपको देखने को मिलता है। किस में? फ्लो में। ठीक है, किसके फ्लो में? तो जो नेचुरल डाइजेस्टिव एंजाइम्स है उनके फ्लो में। ठीक है, तो जो नेचुरल डाइजेस्टिव एंजाइम्स है उनके फ्लो में यहाँ पे जो है ऑब्स्ट्रक्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसकी वजह से पेशेंट में कंडीशन जो डेवलप होती है वो होती है माल एब्जॉर्प्शन की। ठीक है, प्लस वेट लॉस की। तो माल एब्जॉर्प्शन से पेशेंट में क्या कंडीशन देखने को मिलेगी, माल न्यूट्रिशन की कंडीशन देखने को मिलेगी, क्योंकि जब प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब भी नहीं होगा तो बॉडी को न्यूट्रिशन कैसे मिलेंगे। ठीक है, साथ ही में पेशेंट को यहाँ पे जो है वेट लॉस भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। हमें जो है पेशेंट को प्रिपेयर करना है सर्जरी के लिए, और वहाँ पे उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस भी हम यहाँ पे इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्या? तो देखिए क्या क्या इंटरवेंशन हम यहाँ पे कर सकते हैं। हम एक इंटरवेंशन कर सकते हैं, हाई प्रोटीन डाइट देंगे। ठीक है, हाई प्रोटीन डाइट देंगे, जिससे क्या होगा, रिस्टोर होगा न्यूट्रिशनल वैल्यूज। बिफोर सर्जरी। सेकंड यहाँ पे क्या है, पैंक्रेटिक एंजाइम्स देंगे। पैंक्रेटिक एंजाइम्स क्यों देंगे? क्योंकि ये क्या करेंगे, डाइजेशन में, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा। ठीक है, जो हम न्यूट्रिशन दे रहे हैं डाइट में, ठीक है, तो पैंक्रेटिक एंजाइम्स क्या करेंगे, उनको प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगे, उनको प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्प्शन करवाएंगे। ठीक है, और जो माल एब्जॉर्प्शन हो रहा था ड्यू टू ट्यूमर ऑब्स्ट्रक्शन, क्योंकि जो नेचुरल पैंक्रेटिक एंजाइम जो पैंक्रियाज बना रहा है वो आपका डाइजेशन में हेल्प नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू ब्लॉकेज। ठीक है, तो हम डाइट में विथ थेरेपी आप यहाँ पे काम में लोगे, क्या, पैंक्रेटिक एंजाइम थेरेपी आप यहाँ पे काम में लोगे। इसके अलावा और आप यहाँ पे क्या दोगे? तो आंसर आपका क्या रहेगा, विटामिन के। ठीक है, तो विटामिन के क्या करता है, करेक्ट करता है प्रोथ्रोम्बिन की डिफिशियंसी को। प्रोथ्रोम्बिन की डिफिशियंसी को ये क्या करता है, करेक्ट करता है। ठीक है, जिससे क्या होगा, मिनिमाइज होती है ब्लीडिंग रिस्क। ठीक है, जिससे कि ब्लीडिंग रिस्क क्या होती है, मिनिमाइज होती है। सो राइट आंसर क्या रहेगा अपना यहाँ पे, पेशेंट विथ पैंक्रेटिक कैंसर, जिसमें क्या देखने को मिलेगा आपको, माल एब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा, वेट लॉस की कंडीशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो पैंक्रेटिक एंजाइम थेरेपी को आप यहाँ पे काम में लेंगे, जिससे कि जो न्यूट्रिशन है उसका प्रॉपर तरीके से डाइजेशन होगा, फैट प्रोटीन का डाइजेशन होगा, और साथ में पेशेंट की जो फिजिकल कंडीशन है वो यहाँ पे क्या होगी, इंप्रूव होगी बिफोर द सर्जरी। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू। नेक्स्ट एमसीक्यू, a nurse is caring for a patient with communicable gastrointestinal infection. Which action is most critical for the nurse to take a break in chain of infection and prevent transmission to other? तो देखिए सिंपल एमसीक्यू है। तो नर्स क्या कर रही है, केयर कर रही है एक पेशेंट की, कंडीशन क्या है उसमें, कम्युनिकेबल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन की कंडीशन वहाँ पे है। विच एक्शन इज मोस्ट क्रिटिकल फॉर द नर्स, यहाँ पे कौन सा एक्शन जो है नर्स का यहाँ पे मोस्ट क्रिटिकल रहेगा, टू टेक ब्रेक द चेन ऑफ इन्फेक्शन, जिससे जो है वो चेन ऑफ इन्फेक्शन को क्या कर सकती है, ब्रेक कर सकती है।
टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन टू अदर, ठीक है, जिससे कि एक पर्सन से अनदर पर्सन में ट्रांसमिशन ना हो। एडमिनिस्ट्रिंग एंटीबायोटिक ऑन शेड्यूल, ensuring the patient has adequate nutrition, performing rigorous hand hygiene before and after patient contact, educating the patient family about the disease। तो देखिए राइट आंसर क्या रहेगा आपका यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी जो अपने यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। तो रिगरसली यहाँ पे जो है हैंड वॉशिंग करना है बिफोर एंड आफ्टर कॉन्टैक्ट टू द पेशेंट, ठीक है। इससे जो है कम्युनिकेबल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन का जो है ट्रांसमिशन नहीं होगा, ठीक है। और जो चेन ऑफ इन्फेक्शन है वो यहाँ पे क्या होगी, ब्रेक होगी। तो एक पर्सन टू अनदर पर्सन में ट्रांसमिशन नहीं होगा। तो चेन ऑफ इन्फेक्शन कैसे बनते हैं? चेन ऑफ इन्फेक्शन में आपको यहाँ पे देखने को मिलता है कि इन्फेक्शियस एजेंट होता है, ठीक है। इन्फेक्शियस एजेंट फॉर एग्जाम्पल कोई पैथोजन हो गया, कोई भी पैथोजन हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एंटीबायोटिक्स आप यहाँ पे काम में लोगे। सेकंड जो कोज है या फिर चेन ऑफ इन्फेक्शन है उसमें आपको क्या देखने को मिलता है, रिजर्वायर देखने को मिलता है एक, ठीक है। रिजर्वायर में जहाँ, रिजर्वायर का मीनिंग क्या हो गया कि जहाँ पे ये पैथोजन क्या कर रहा है, लाइव कर रहा है, ठीक है। मतलब पेशेंट पैथोजन सर्वाइव कर रहा है। फॉर एग्जांपल रिजर्वायर कौन हो सकता है, पेशेंट जो है रिजर्वायर हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, डिसइंफेक्टिंग सर्फेसेस को यहाँ पे फॉलो करेंगे, ठीक है। डिसइंफेक्शन को आपको यहाँ पे फॉलो करना है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट देखो पोर्टल ऑफ एग्जिट, ठीक है। हाउ पैथोजन लीव, ठीक है। जो ये रिजर्वायर है, रिजर्वायर की बॉडी से पैथोजन ने लीव कैसे किया, वाया द यूरिन लीव कर सकता है, वाया द फीसस, वो यूरिन यूरिन और फीसस में जो है पैथोजन जो है वो पोर्टल ऑफ एग्जिट हो सकते हैं, वॉमिटिंग में हो सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, बॉडी फ्लूइड्स को क्या करना है, प्रॉपर तरीके से कंटेन करके उनको ट्रीट करना है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, फोर्थ ऑप्शन क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं चेन ऑफ इन्फेक्शन। किस टॉपिक से एमसीक्यू बना है ये, चेन ऑफ इन्फेक्शन से। सबसे पहले क्या, इन्फेक्शियस एजेंट, रिजर्वायर, पोर्टल ऑफ एग्जिट। नेक्स्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसा भी हो सकता है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से, हैंड से हो सकता है, ड्रॉपलेट से हो सकता है, एयरबोन से हो सकता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का काम में लेंगे और साथ में ही हैंड हाइजीन आपको यहाँ पे करनी है। फिफ्थ कंडीशन क्या है, पोर्टल ऑफ एंट्री, ठीक है। पोर्टल ऑफ एंट्री जो है, पेशेंट जो न्यू होस्ट में पेशेंट कैसे जाएगा, वाया माउथ जा सकता है, वाया वुंड जा सकता है डायरेक्ट। तो हमें यहाँ पे पोर्टल ऑफ एंट्री को प्रिवेंट करने के लिए आपको क्या करना है, स्टेराइल टेक्निक को फॉलो करना है। एंड लास्ट में सिक्स जो है वो क्या है, ससेप्टिबल होस्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि पर्सन एट रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, पर्सन एट रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, मतलब एंट्री के बाद में पर्सन क्या बन गया, एक ससेप्टिबल है, ठीक है। तो इसको हमें क्या प्रोवाइड करना है, प्रॉपर बेटर न्यूट्रिशन देना है इसको, ठीक है। हम यहाँ पे वैक्सीनेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल एमसीक्यू था, इतना कुछ समझाने का नीड भी नहीं था, बट एमसीक्यू बना हुआ है, पीवाईक्यू बना हुआ है, तो हम इसको यहाँ पे ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए एडमिनिस्ट्रिंग एंटीबायोटिक्स। तो एडमिनिस्ट्रिंग एंटीबायोटिक्स हम कब करेंगे, टारगेट करता है ये किसको, आपके इन्फेक्शियस एजेंट को टारगेट करता है, ठीक है। तो जो फिजिकली ट्रांसमिटिंग अगर हो रहा है, ठीक है, हमें क्या करना है, ब्रेक करना है चेन ऑफ इन्फेक्शन को, प्रिवेंट करना है ट्रांसमिशन को दूसरों से, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हैंड हाइजीन करना है। एडिक्वेट न्यूट्रिशन, एडिक्वेट न्यूट्रिशन का पॉइंट आप कहाँ पे देखोगे, ससेप्टिबल होस्ट के लिए जो हम एडिक्वेट न्यूट्रिशन यहाँ पे काम में लेते हैं। एजुकेट द फैमिली मेंबर, ठीक है। तो ये भी हम यहाँ पे कर सकते हैं, ये हम कर सकते हैं हैंड हाइजीन के साथ में, ठीक है। सो राइट आंसर क्या रहेगा आपका यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू। नेक्स्ट एमसीक्यू, when managing a femoral shaft fracture in a 7-year-old child, what is the primary physiological principle that allow for accepting a slight overriding of the bone fragment during reduction? जब हम मैनेज कर रहे होते हैं फीमोरल शाफ्ट फ्रैक्चर को एक 7-year-old चाइल्ड में,
सो प्राइमरी फिजियोलॉजिकल प्रिंसिपल कौन सा है जो अलाउ करता है एक्सेप्ट करने के लिए कि स्लाइट ओवरराइडिंग ऑफ बोन फ्रेगमेंट जो है ड्यूरिंग रिडक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ठीक है, सो रैपिड कैलकुलस फॉर्मेशन इन चाइल्ड, द प्रेजेंस ऑफ ए थिकर पेरियोस्टेम, द पोटेंशियल फॉर फ्रैक्चर रिमॉडलिंग एंड ओवरग्रोथ, लोअर रिस्क ऑफ नॉन यूनियन इन पीडियाट्रिक पेशेंट। तो देखो यहाँ पे 7 ईयर ओल्ड चाइल्ड है, तो देखो अगर 10 साल से छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, अगर उनमें फीमोरल फ्रैक्चर की कंडीशन है, तो फीमोरल फ्रैक्चर जो होता है वो क्या करता है, वहाँ पे स्टिमुलेट करता है इंक्रीज ब्लड फ्लो को। ठीक है, जो एरिया पे यहाँ पे फ्रैक्चर है, वहाँ के जो फीमोरल यहाँ पे जो बोन में फ्रैक्चर हुआ है, तो उसका जो एरिया है वहाँ पे जो है आपका ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे जो देखने को मिलता है वो क्या देखने को मिलेगा, ओवर ग्रोथ। ठीक है, इसको हम क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल सकता है, ओवर ग्रोथ आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो इसमें जो है बोन जो है आपको ग्रो करते हुए देखने को मिलेगी 1 to 3 सेंटीमीटर तक। ठीक है, ड्यूरिंग हीलिंग प्रोसेस। ठीक है, मतलब बेटर यहाँ पे और जल्दी यहाँ पे क्या करेगी, वो ग्रो कर सकती है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे एक्सपेक्टेड ओवर ग्रोथ है, ठीक है, तो ये जो होती है परफेक्ट होती है एक एंड टू एंड एनाटॉमिकल अलाइनमेंट के लिए, जो यहाँ पे एक्सपेक्टेड ओवर ग्रोथ हो रही है। इट इज नेसेसरी या फिर इट इज परफेक्ट फॉर एंड टू एंड एनाटॉमिकल अलाइनमेंट। ठीक है, ऐसा ऐसा करना नेसेसरी नहीं है, बट अगर स्लाइटली ओवरराइडिंग हो रही है बोन के फ्रेगमेंट ड्यूरिंग रिडक्शन, तो हम इसको अलाउ कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड है, यहाँ पे ओवरग्रोथ होगी, जिससे एंड टू एंड एनाटॉमिकल अलाइनमेंट के लिए जो है एक तो ये इजीली होगा और ये बेटर तरीके से आपको ऐसा देखने को मिल सकता है। सो यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, द पोटेंशियल फॉर फ्रैक्चर रीमॉडलिंग एंड ओवरग्रोथ। ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्या पोटेंशियल है, ये क्या करता है, फ्रैक्चर को रिमॉडल करने में हेल्प करता है। दूसरा, ओवर ग्रोथ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, जो कि एंड टू एंड एनाटॉमिकल जो अलाइनमेंट है उसको बेटर तरीके से मेंटेन करने के लिए काम करती है। रीमॉडलिंग का मीनिंग क्या होता है, रीमॉडलिंग का मीनिंग है भाई, यहाँ पे वापस से जो है बोन अपने शेप में आती है, बोन में जो किसी प्रकार की जो है एंगुलर डिफॉर्मिटीज ना देखने को मिले ओवर द टाइम। ठीक है, जो भी ग्रोथ प्लेट्स है नियर बाई वहाँ पे उनके उनके अंदर। ठीक है, इसमें देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द प्रेजेंस ऑफ थिक पेरियोस्टेम। सो चाइल्ड्स का जो पेरियोस्टेम होता है वो यहाँ पे कैसा होता है, मोर एक्टिव होता है। ठीक है, जिसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलता है, फास्टर हीलिंग देखने को मिलती है। ठीक है, और जो है बाद में जो है फ्रैक्चर भी जो है वहाँ पे जो है डिस्प्लेस नहीं हो पाता है, वो इजीली एक जगह पे अच्छी तरीके से होल्ड कर जाता है। ठीक है, राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू, a patient is diagnosed with avascular necrosis has a delayed complication of traumatic fracture. व्हाट इज द फंडामेंटल पैथोफिजियोलॉजी ऑफ दिस कंडीशन। तो देखो पेशेंट जो है डायग्नोस हुआ है किसके साथ में, एवेस्कुलर नेक्रोसिस के साथ में, एज ए डिलेड कॉम्प्लिकेशन ऑफ ट्रोमेटिक फ्रैक्चर। पहले को ट्रोमेटिक फ्रैक्चर हुआ था जिसकी वजह से अभी जो है उसमें कॉम्प्लिकेशन देखने को मिली है। कॉम्प्लिकेशन क्या है, एवेस्कुलर नेक्रोसिस। व्हाट इज द फंडामेंटल पैथोफिजियोलॉजी ऑफ दिस कंडीशन। अब ये जो कंडीशन यहाँ पे है इसकी फंडामेंटल पैथोफिजियोलॉजी जो है वो क्या रहेगी। क्या होगा अपने यहाँ पे आंसर, तो देखो एवेस्कुलर नेक्रोसिस इसका मतलब क्या है, ऑस्टियोनेक्रोसिस होना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, ऑस्टियोनेक्रोसिस। ठीक है, तो मतलब इसका सिंपल मीनिंग है डेथ ऑफ बोन टिश्यू।
ठीक है, क्या हो जाना, बोन टिश्यू की जो है डेथ हो जाना। ठीक है, सो इसका जो कोर मैकेनिज्म जो होता है वो क्या होता है, स्केमिया होता है। ठीक है, राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। स्केमिया इंजरी फ्रॉम इंटरप्टेड ब्लड सप्लाई, कोई ट्रॉमा, कोई फ्रैक्चर था, ट्रोमेटिक फ्रैक्चर, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई जो है उस पर्टिकुलर रीजन की वो क्या हो गई है, इंटरप्ट हो गई है, जिसकी वजह से वहाँ पे आपको स्केमिया देखने को मिला है, जिसकी वजह से बोन टिश्यू की वहाँ पे नेक्रोसिस आपको यहाँ पे देखने को मिली है। ठीक है, सो कोई ट्रॉमा की वजह से ऐसा हो सकता है, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म इवेंट की वजह से ऐसा हो सकता है, या फिर कंप्रेशन की वजह से भी ऐसा आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। सपोरेटिव इन्फेक्शन विद इन द बोन मेरो, सपोरेटिव इन्फेक्शन जो है बोन मेरो के अंदर अगर हो जाना, तो ये किसके बारे में आपको सजेस्ट करता है, ये हमें सजेस्ट करता है पायोजेनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस के बारे में। ठीक है, ये किसके लिए सजेस्ट करेगा आपको, पायोजेनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस के लिए सजेस्ट करेगा। नेक्स्ट देखिए, डिसफंक्शनल ऑस्टियोक्लास्ट लीडिंग टू इंक्रीज बोन मास। ठीक है, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलता है ओस्टियो पेट्रोसिस की कंडीशन में। ठीक है, ये किसमें देखने को मिलता है, ओस्टियोपेट्रोसिस की कंडीशन में। नेक्स्ट देखिए, ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ द साइनोवियल मेम्ब्रेन, ये आपको देखने को मिलता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर, जो कि ऑटोइम्यून डिजीज है। सो राइट आंसर हमने यहाँ पे देख लिया। तो एवेस्कुलर नेक्रोसिस एक सीरियस डिलेड कॉम्प्लिकेशन होती है फ्रैक्चर की। ठीक है, जहाँ पे रीजन की अगर हम बात करें भाई, कौन से रीजन में आपको जो है एवेस्कुलर नेक्रोसिस आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है, सो फीमर हेड फ्रैक्चर। ठीक है, फीमर हेड फ्रैक्चर में आपको जो है कॉमनली जो है कंडीशन देखने को मिल सकती है, या फिर इसके अलावा अगर हम देखें तो स्केपॉइड फ्रैक्चर। ठीक है, या फिर टेलस फ्रैक्चर। ठीक है, ऐसी कंडीशन, ऐसी जगह पे जो है आपको यहाँ पे जो है एवेस्कुलर नेक्रोसिस की कंडीशन आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो अपना करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू, a patient with an external fixator for a tibial fracture report severe, deep, and throbbing pain that is unrelieved by opioid analgesic. The lower leg appears tense and swollen. What complication should the nurse suspect? तो देखिए, एक पेशेंट जो है उसमें क्या कंडीशन है, एक एक्सटर्नल फिक्सेटर जो वहाँ पे लगाया गया है। ठीक है, और किसके लिए लगाया था, कभी टीबियल फ्रैक्चर था, टीबिया फ्रैक्चर थी वहाँ पे, उसके लिए एक्सटर्नल फिक्सेटर लगाया है। ठीक है, सो अभी जो है वो पेशेंट कंप्लेंट करता है सीवियर डीप और थ्रॉम्बिंग पेन उसको हो रहा है, जो कि किसी प्रकार के ओपियोइड एनाल्जेसिक भी अगर आप दे रहे हो या फिर जनरल एनाल्जेसिक भी दे रहे हो, ठीक है, तो भी यहाँ पे वो क्या हो रहा है, सबसाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसके अलावा जो लोअर लेग है वो कैसा है, टेंस हो गया है, स्वेलो हो गया है वहाँ पे। ठीक है, व्हाट कॉम्प्लिकेशन शुड द नर्स सस्पेक्ट, अब यहाँ पे नर्स जो है कौन सी कंडीशन यहाँ पे सस्पेक्ट करेगी, पिन साइड इन्फेक्शन हो गया है, डीवीटी हो गया है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो गया है, और ऑस्टियोमाइलिटिस की कंडीशन है। तो देखिए, अगर यहाँ पे पिन साइड इन्फेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो यही आपको देखने को मिलता है लोकलाइज्ड रेडनेस। ठीक है, तो बोन के अंदर हम क्या करते हैं, पिन को इंसर्ट करते हैं फॉर द फिक्सेशन। ठीक है, तो जहाँ पे पिन इंसर्ट होती है वहाँ पे अगर इन्फेक्शन होता है तो वहाँ पे लोकलाइज्ड आपको रेडनेस देखने को मिलती है। ठीक है, वार्मनेस आपको देखने को मिल सकता है, पुरुलेंट डिस्चार्ज आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ऐसे नहीं कि वहाँ पे बाकी के जो सिम्टम्स आपको क्वेश्चन में दिख रहे हैं ये नहीं मिलते हैं। डीवीटी के अंदर आपको जो है क्या देखने को मिलता है, यूनिलेटरल काफ पेन देखने को मिल सकता है। ठीक है, यूनिलेटरल काफ पेन आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है, स्वेलिंग आपको यहाँ पे भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, बट ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन में आपको यहाँ पे क्या शो हो रहा है, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो अपना यहाँ पे करेक्ट रहता है। तो कंपार्टमेंट सिंड्रोम का मतलब क्या है कि प्रेशर जो है, ठीक है, जो आपका मसल का जो भी कंपार्टमेंट है वहाँ पे प्रेशर का जो है राइज होना। ठीक है, जो क्या करता है, कॉम्प्रोमाइज करता है सर्कुलेशन को। ठीक है, इसके अलावा वहाँ का जो नर्व फंक्शन है उसको भी वो क्या करता है, कॉम्प्रोमाइज करता है, जिसकी वजह से
क्या देखने को मिलता है आपको, मसल डेथ आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। और पेशेंट को जो है लिम्ब भी जो है वो लॉस करना पड़ सकता है ड्यू टू कंप्लीट, अगर यहाँ पे कंपार्टमेंट सिंड्रोम की वजह से नर्व डैमेज और वेस्कुलर डैमेज आपको यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। इसको ट्रीट करने के लिए हमें क्या करना होता है, फेशियोटोमी हमें यहाँ पे करनी होती है, ठीक है। तो ये डायग्नोसिस आपको किसके बारे में बताता है, एक प्रकार की ऑब्स्टेटिक सॉरी एक प्रकार की ऑर्थोपेडिक इमरजेंसी है, ठीक है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑस्टियोमाइलिटिस क्या होता है, एक बोन इन्फेक्शन है, ठीक है, ये एक लेटर कॉम्प्लिकेशन होता है, ठीक है। इसके अलावा अर्ली रिकॉग्निशन करना ऑस्टियो कंपार्टमेंट सिंड्रोम का वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो सारे साइन सिम्टम्स है 6P यहाँ पे, पेन, पैरास्थेसिया, पैलर, पैरालिसिस, ठीक है, पॉइकिलसनेस एंड पाइकिलोथर्मिया, ठीक है, सारे जो 6P है, ठीक है, इनके बारे में हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है। इससे हम क्या कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं कंपार्टमेंट सिंड्रोम को। सो इस एमसीक्यू में अपना आंसर जो है वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ ही आज के अपने सेशन को कंप्लीट करेंगे। आशा करता हूँ कि आपका जो वीडियो लेक्चर है काफ़ी आपको अच्छा लगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा हो। प्लीज़ हमें फीडबैक देना नहीं भूलिएगा, ठीक है। फीडबैक दोगे, इससे आपका यहाँ पे जो है ज़्यादा अच्छा जो है हेल्प मिलेगी। तो हम उससे आपके अकॉर्डिंग जो है चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर तरीके से कैसे समझ में आएगा या फिर आप कैसे पढ़ना चाहते हो, ठीक है। तो आरएनसीसी जो है आपके लिए हमेशा रेडी है, ठीक है। किसी भी तरह की क्वारीज जो है आप हमें जो हमारे सपोर्टिंग नंबर पे कॉल मैसेज कर सकते हो रिगार्डिंग क्लासेस या फिर रिगार्डिंग टेस्ट सीरीज या फिर रिगार्डिंग ऑफलाइन जो क्लासेज हमारी चल रही है वहाँ पे, ठीक है। आपको किसी प्रकार की क्वेरीज है, प्लीज़ आप जो है 24/7 बिना किसी हेजिटेंसी के साथ में आप हमें कॉल और मैसेज कर सकते हैं। हमारी टीम जो है आपको 24/7 आपको यहाँ पे रिप्लाई करने के लिए बाध्य है। तो विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, जो कि अगेन एक इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा आपके अपकमिंग नॉसेट एग्जाम के लिए। सो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और डू कमेंट्स। तो थैंक यू सो मच।